ओके देखो, सो टुडे आवर टॉपिक इज मल्टीनोमियल थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो मल्टीनोमियल क्या होता है, ये जो चैप्टर है मैंने हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम होता है। सो मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है? मल्टी मीन्स क्या होता है भाई? जैसे बाइनोमियल में था, बाइनोमियल क्या होता था? बाइनोमियल क्या होता था? बाइनो मीन्स टू टर्म्स। जो एक्सप्रेशन था उसमें दो टर्म होता था, जैसे कि a प्लस बी होल टू द पावर n, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई टू द पावर n, जो भी होता है। सो मल्टीनोमियल क्या होगा? दो से ज्यादा टर्म होगा, दो से ज्यादा टर्म होगा। जैसे कि मान लो कि ये भी हो सकता है कि x प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर n, ऐसा भी हो सकता है। सो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल है। तीन से ज्यादा हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है। सो उसके लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल नहीं कहेंगे, उसको मल्टीनोमियल कहेंगे। ओके, सो मल्टीनोमियल जो टर्म्स है उसका देखो ये है फॉर्मूला होता है। सो फॉर्मूला को याद करने का जो तरीका है देखो वो सिंपल ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि देखो जैसे कि अगर बाइनोमियल होता है, इसको थोड़ा नोट डाउन करो। जैसे कि देखो बाइनोमियल था, बाइनोमियल में हम लोग क्या लिखते थे? समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, ऐसे लिखते थे ना। NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। तो भाई इसमें क्या होता था, अगर इसको हम लोग ब्रेक करते, समेशन तो है ही, अगर तुम इसको समेशन इधर है, इफ यू ब्रेक NCR इट विल बी n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, मैं देखो फॉर्मूला याद करने का मतलब याद कैसे कर सकते हो, देखो इसके साथ मैं रिलेट करवाता हूँ आप लोगों को। x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। अभी इसमें और इसमें थोड़ा सिमिलरिटी है। कैसे है देखो, क्या मैं n माइनस r को कोई दूसरा वेरिएबल लिख सकते हो क्या? कैन आई राइट n माइनस r इक्वल्स टू p? कोई भी वेरिएबल मान सकते हो ना। सो इफ आई राइट n माइनस r इक्वल्स टू p, n minus r equals to p, then it will be p factorial. So here it will be p, here it will be p. Clear? n minus r जो भी वैल्यू है उसको मैंने p माना है। सभी देखो n फैक्टोरियल क्या है? n फैक्टोरियल क्या है? इसके ऊपर जो ओवरऑल पावर है वही है ना। n फैक्टोरियल क्या है? इसके ऊपर जो ओवरऑल पावर है वही है। r फैक्टोरियल एंड p फैक्टोरियल क्या है? r फैक्टोरियल है जो ये टर्म है, इसमें क्या होता है? दो टर्म आता है, एक x दूसरा y, जो भी वेरिएबल गिवन होता है इसमें, मतलब इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जो भी टर्म्स गिवन होता है। सो x के ऊपर जो भी पावर है, x के ऊपर जो भी पावर है यहाँ पर फैक्टोरियल है, y के ऊपर जो भी पावर है यहाँ पर फैक्टोरियल है। क्या आप लोग इसके साथ रिलेट कर सकते हो? अगर ट्राइनोमियल हो जाता है, देखो ट्राइनोमियल मान लो कि ऐसा है, जैसे कि इसको ही देखो ना, सेम इसके साथ रिलेट करो कि यहाँ पर कितने टर्म्स है? n नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना। सो अगर इसमें तीन टर्म्स भी होता है, जैसे कि ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर n, क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि समेशन r इक्वल्स टू 0 n फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर p, y टू द पावर q, z टू द पावर r। यहाँ पर क्या होगा? p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पर क्या है? x के x y z जो भी वैल्यू है या फिर जो भी टर्म्स है उसके ऊपर कुछ ऐसा पावर आ सकते हैं, p q r कुछ पावर से, और यहाँ पर क्या होता है? उसके फैक्टोरियल है। बस इसके साथ कंपेयर कर लो। इसमें दो टर्म्स था, बस n माइनस r को मैंने क्या माना था? इसमें p माना था, सब्स्टिट्यूट किया था इसमें। सो वही चीज है, इसमें तीन टर्म्स आ गया तो यहाँ पर सेम ही चीज है, एक्स वाई जेड आ गया। एक्स वाई जेड में जो भी पावर है, पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल है, और एन फैक्टोरियल क्या होता है? ओवरऑल जो पावर होता है उसका फैक्टोरियल। क्लियर। सो उसी के साथ वो होता है मल्टीनोमियल थ्योरम। मतलब उससे भी ज्यादा अगर टर्म होता है, एक ही चीज होता है। एक और बात, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या होता है भाई? ये जो दो टर्म्स है ना इसमें, मतलब पावर में p एंड r, ये दो प्लस करने से किसके बराबर होगा? ये जो ओवरऑल n होता है ना, n के बराबर होगा। अच्छा, ऊपर में अगर समेशन दे सकते हो तो n दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये दो टर्म अगर तुम लोग साम करते हो, मैंने इधर लिख दिया इसलिए नहीं लिखा, ठीक है, इधर लिख दिया मैंने। सो लिखने का जरूरत नहीं है। देखो
इधर क्या होता है, x और y के ऊपर में जो भी पावर आता है ना p प्लस आर, वो ओवरऑल पावर के इक्वल होता है। ओवरऑल पावर क्या होता है भाई, n। जैसे कि इधर p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। सही है। सो सेम चीज इधर भी है भाई, वो इधर n है ना, तो n फैक्टोरियल मैंने लिख दिया। R1 किसके पावर है, यहाँ पर जितने भी टर्म्स है ना, हर टर्म के पावर में ऐसा कोई ना कोई वैल्यू आएगा। जैसे कि मान लिया R1, R2, R3 सो ऑन, लास्ट में R सफिक्स के तक हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन लेंगे तो इजी होगा, देख लेना। सेम इसी के साथ रिलेट कर, इसी के साथ रिलेट करो। जितने भी वेरिएबल है, हर एक वेरिएबल के पावर में ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है, और उसी का फैक्टोरियल हम लोग लिखा है यहाँ पर। इसमें जितने भी R1, R2, R3, RK, ये सेम चीज है, और ये सारे अगर हम लोग ऐड करते हैं ना, वो n के इक्वल होता है। n यानी ओवरऑल जो पावर होता है। क्लियर है। सो इसको हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, n बिलोंग्स टू n है, ये होता है जितने भी वैल्यू होता है इसमें सारे ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। एक और बात, जनरल टर्म जो होता है, जनरल टर्म क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक टर्म अगर हम लोग मानते हैं ना, कोई भी टर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल y ऐसा है जो इधर वैल्यू है, और जितने भी टर्म्स है वो लिखते हैं बिना समेशन के। ठीक है ना। क्वेश्चन में देखना लिखेंगे कैसे अप्रोच करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, यानी क्या होता है भाई, देखो फिर से बोलो, फिर से देखो, n प्लस आर सी आर माइनस वन, n यानी टोटल नंबर ऑफ, मतलब ओवरऑल पावर जो होता है, n यानी ओवरऑल पावर, इसमें जो भी वैल्यू होता है। R यानी क्या होता है, R यानी टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स गिवन, टोटल टर्म्स गिवन, टोटल टर्म्स गिवन यानी अगर मान लो कि x1, x2, x3 है तो R का वैल्यू 3 होगा, x1, x2 है, R का वैल्यू 2 होगा। अगर 4 टर्म्स गिवन है, R का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। n प्लस आर सी माइनस वन सी आर माइनस वन, या फिर ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है, तो इसका फॉर्मूला तुम लगाते हो ना, क्या होता है, n प्लस आर, ये फैक्टोरियल है, दूसरा ये फैक्टोरियल है, r माइनस वन फैक्टोरियल, और दीज माइनस दीज होता है, सो n फैक्टोरियल ही आएगा। इसका भी फॉर्मूला सेम ही फॉर्मूला आएगा। ठीक है ना। सो एक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर चाहिए, सो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, या फिर n प्लस आर माइनस वन सी सफिक्स n, वो भी दोनों मान सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेकर आप लोगों को क्लियर कर पाता हूँ, वेट करो। अच्छा एक और बात, इसमें सारे जो भी टर्म्स होगा ना, वो सारे डिफरेंट टर्म होगा, मतलब x1, x2, x3, these all are dissimilar terms, they are not equal term। ये सारे टर्म्स अलग अलग होंगे, ये सारे टर्म्स सेम नहीं होंगे। ठीक है, these all are dissimilar terms, ये सारे सेम टर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेट करो। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, कैन आई इरेज, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, किसका, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 4d इन द एक्सपांशन ऑफ, इन द एक्सपांशन ऑफ a माइनस b माइनस c प्लस d होल टू द पावर 10, इन द एक्सपांशन ऑफ a माइनस b माइनस c प्लस d होल टू द पावर n। ठीक है, सो उसी का फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करते हैं ना, देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला देखने से डर लगता है, सिंपल ही है भाई। ठीक से देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक, इसका कोफिशिएंट चाहिए मेरे को, क्या हम अगर इसको ब्रेक करते हैं, इस टर्म को अगर ब्रेक करते हैं, कैसे लिखेंगे, समेशन, समेशन क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 फैक्टोरियल जो भी ओवरऑल, इसके साथ देखो n फैक्टोरियल यानी जो भी ऊपर में पावर आता है n, यानी 10 फैक्टोरियल, यानी 10 फैक्टोरियल। ठीक है ना। सो a माइनस बी माइनस सी और d, जो भी टर्म्स है हमने लिख लिया, जितने भी टर्म्स है, कितने टर्म्स है, यहाँ पर a है,
सेकंड टर्म क्या है माइनस बी, थर्ड क्या है माइनस सी और प्लस डी। माइनस है तो माइनस के साथ लिखो। ऊपर में क्या हो सकता है भाई, ये फर्स्ट R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। नीचे होता है R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, R4 फैक्टोरियल, जैसा फॉर्मूला है। यहाँ पर k नंबर ऑफ टर्म्स था तो मैंने k लिखा, यहाँ पर k होगा, k यहाँ पर k होगा, k लिख लेना। सो इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 किसके इक्वल होगा, ओवरऑल जो पावर में होता है, ओवरऑल पावर कितना होता है 10 के इक्वल होगा। ओवरऑल किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा, 10 के बराबर होगा। तो देखो, सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, a के पावर में कितना होता है, a के पावर में 2 है, बस इसके साथ कंपेयर कर दो, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। a के पावर में कितना है, 2 है ना इसमें। सो यानी देख अर्जु देख, R1 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। R2 का वैल्यू कितना होगा, R3 गिवन है, R3 कितना है 4, और R4 भी गिवन है, कितना है 1। अगर तुम लोग इधर पुट करते हो ना, ठीक है ना, तो कोफिशिएंट पूछा है, तो यानी 10 फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और ऊपर में कितना होगा भाई, a टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी होल क्यूब, c कितना है, और d जो भी है ऊपर में कितना है, पावर 1 ही आएगा। मतलब इसमें जो भी पावर है ना वो हम लोगों ने पुट किया है। पावर कितना है 2 3 4 1, तो वही पुट किया है, ठीक है ना, है। सो देख, अभी अगर इसका कोफिशिएंट चाहिए, किसका कोफिशिएंट चाहिए, इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो देख, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना होगा। सो 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सो अभी देख, यहां पर a स्क्वायर आएगा, b क्यूब आएगा, a स्क्वायर आएगा, b क्यूब आएगा, c टू द पावर 4 आएगा, d आएगा, एक और माइनस इधर आएगा, क्योंकि ऊपर में कितना पावर है, ऑड पावर है, और इस माइनस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सो यानी जो भी कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट है, यानी आंसर कितना होगा, दिस इज योर आंसर, दैट्स योर आंसर। क्लियर है। सो मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है, जितने भी टर्म्स है वही लगा दिया मैंने, समेशन है, और हम लोगों ने बस फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया। बोलो, इसका वो गिवन है क्वेश्चन में, दे हैव आस्क्ड अस कोफिशिएंट ऑफ इसका कोफिशिएंट चाहिए इन द एक्सप्रेशन, इसमें इसका कोफिशिएंट चाहिए। तो ये जो फॉर्म है ना, इसके साथ कंपेयर करो। समेशन कितना है, n फैक्टोरियल क्या होता है भाई, जो पावर में जितना है, तो 10 फैक्टोरियल लगाया मैंने। नीचे क्या होता है, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है ना, तो R4 तक लिखा है। और ऊपर में कितना होता है, जो भी टर्म्स है उसके पावर में ये लिख देना, R1 R2 R3 R4, बस उसके साथ कंपेयर कर दो। R1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, R2 3 के बराबर, R3 4 के बराबर, R4 1 के बराबर, बस इधर पुट कर दिया, तो ये कोफिशिएंट है। क्लियर है ना, देखना ये आ गया ना, इससे कोफिशिएंट ही तो आंसर हम लोगों को पूछा है। ओके, क्या सारे क्वेश्चन ऐसा आता है, नहीं, थोड़ा और भी लेवल का, लेवल थोड़ा उससे भी ऊपर होगा। देखो, जैसे एक और बेसिक क्वेश्चन देखो, एक फॉर्मूला लिखा था ना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। तो लिखो, so next question, the number of terms in the expansion of x plus y plus z to the power n are 36, ठीक है ना, x plus y plus z to the power 36, the value of n, फॉर्मूला लिखा था ना, अगर मल्टीनोमियल मतलब 2 से ज्यादा टर्म है, यानी ये मल्टीनोमियल होगा, मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होता है भाई, जैसे कि अगर बाइनोमियल होता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, n+1 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला क्या लिखा था, n+r -1 CR -1, या फिर n+r -1 CN, दोनों में कोई भी लिख सकते हो। तो n तो गिवन नहीं है, सो n ही होता है। r कितना है, r मतलब जितने भी टर्म्स गिवन है,
कितना टर्म्स गिवन है भाई? 3 टर्म्स गिवन है। सो n प्लस 3 माइनस 1 सी क्या हो सकता है? 3 माइनस 1 बोल सकते हैं ना, r माइनस 1 इस फॉर्मूला में डाल दो। इसका वैल्यू कितना है? 36। बस बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी n प्लस 2 सी 2 इक्वल्स टू 36। बस फॉर्मूला ब्रेक कर दो। n प्लस 2 फैक्टोरियल, नीचे कितना होगा? 2 फैक्टोरियल, दीज माइनस दीज यानी n फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना है? 36। सो अगर तुम लोग इसको फॉर्मूला को ब्रेक करते हो, n प्लस 2 n प्लस 1 एक एक करके घटता है ना। फर्स्ट वन विल बी n प्लस 2, नेक्स्ट वन विल बी n प्लस 1 एंड नेक्स्ट विल बी कितना? n फैक्टोरियल होगा ना। नीचे कितना है भाई? इधर 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 वही 2 ही होगा, और इधर n फैक्टोरियल कैंसिल यानी 36। क्लियर? फॉर्मूला को ब्रेक किया। n प्लस 2 फैक्टोरियल यानी क्या होता है? n प्लस 2 होता है, उसके बाद एक अर्ग घटेगा यानी n प्लस 1। एक अर्ग और कम करना है, अगर कम करोगे तो कितना होगा भाई? n फैक्टोरियल, नीचे भी n फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट यहाँ पे 2 है, यानी n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू 72, इक्वल्स टू 72। ठीक है ना? सो n का वैल्यू यहां से निकालो, n का वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं क्या? एक तो तुम लोग इसको ब्रेक करके कर सकते हो, ठीक है ना। एक तो तुम लोग इसको ब्रेक करके कर सकते हो, ब्रेक यानी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। समझा ना तू? फॉर्मूला को ब्रेक किया बस। या फिर ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, देख इसको ऐसा भी मान सकते हैं, n का ऐसे क्या वैल्यू हो सकता है, दोनों साइड को इक्वल कर दे। देख n प्लस 2 n प्लस 1, क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? 7 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? तो 7 प्लस 2 कितना होता है? 9, और 7 प्लस 1 कितना होता है? 8। 8 9 कितना होता है? 72। सो कंपेयर करने से n का वैल्यू कितना होगा? इफ यू कंपेयर इट n7 यानी n का वैल्यू कितना होगा? 7। या फिर तुम लोग इसको ब्रेक करके कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको ब्रेक कर देना। ठीक है? इफ यू ब्रेक इट देयर विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7 पुट किया यहाँ पर, मतलब बोथ साइड्स में n अगर 7 पुट करते हो ना, तो 7 प्लस 2 कितना? 9, और 7 प्लस 1 कितना होता है? 8। तो 8 9 72 आता है ना। सो बोथ साइड्स, इफ यू कंपेयर बोथ साइड्स योर n विल बी 7। n का वैल्यू 7 के बराबर होता है। या फिर इसको ब्रेक करके कर सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इसमें। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये शॉर्टकट है। ब्रेक यानी कैसे होता है भाई? अगर तू मल्टीप्लाई करेगा n इंटू n प्लस 1 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू 72। अभी इसको ब्रेक करके यानी n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 माइनस 72 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर? अगर इसके साथ मल्टीप्लाई तो इसको कह सकते हैं, देखना 3n है और इसमें कितना है? -70 ना, -70 है ना। अभी इसको कर सकते तू 70 को एलसीएम कर 2 5, इसको सॉल्व करके कर सकता है। इसको कैसे किया? क्योंकि मुझे पता है कि 8 9 का 72 होता है, तो मैंने सोचा कि एक टर्म इधर अगर 8 दे दूं और इधर अगर 9 दे दूं, दोनों मिलके कितना होता है? 72 होता है ना। तो एक ऐसा टर्म चाहिए, मतलब इधर सेम इसको साथ कंपेयर करना है, तो ऐसा कोई टर्म होगा n का वैल्यू, उसके साथ 2 प्लस करने से ये आएगा और 1 प्लस करने से ये आएगा। सो n का वैल्यू 7 ही पॉसिबल है, क्योंकि 7 प्लस 1 8 होता है और 7 प्लस 2 9 होता है। क्लियर है? या फिर इसको तू क्वाड्रेटिक जो होता है इक्वेशन उसको सॉल्व करके कर सकते हैं, जिसमें n का वैल्यू नेचुरल नंबर आएगा वही लेना है। ठीक है? नेक्स्ट
लिखो, क्वेश्चन लिखो, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ the constant term in the expansion of 2x plus 1 by x to the power 7 plus 3x square whole to the power 5. The constant term in the expansion of 2x plus 1 by x to the power 7 plus 3x square whole to the power 5 is dash. वो एक PYQ है 2023 का, ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो हम लोग को देखना है। कांस्टेंट टर्म क्या होगा? कांस्टेंट टर्म यानी क्या होता है भाई? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जिसमें एक्स का कोई टर्म नहीं आएगा। कैसे हो सकता है? फॉर्मूला का अप्रोच सेम होगा। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने क्या देखा, इसमें दो से ज्यादा टर्म है। इफ देयर आर मोर देन टू टर्म्स तो मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करना है? मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो देख, समेशन लगाओ या ना लगाओ दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो ओवरऑल तुम लोगों का क्या होता है, स्कूल एग्जाम से नहीं आता है, ठीक है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में आता है, तो उसी का प्रिपरेशन करना है। सो देखो, फॉर्मूला भी क्या लिखा, एन फैक्टोरियल। समेशन को छोड़ दे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। समेशन को छोड़ दे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, जितने भी टर्म्स है, 3 टर्म्स है ना, ओवरऑल पावर टू द पावर क्या लिख देते हैं, R1, उसके बाद R2, R3, या फिर ऐसे मान सकते। कम टर्म है ना, तुम इसको P मानता हो, इसको क्या मानता हो, Q मानता हो, इसको कितना मानता हो, R मान लिया मैंने, जैसे कि R1, R2, R3 है, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, 1 बाई x to the power 7 को मैं x to the power -7 ही मान लेता हूँ। सही है ना, सिंपल है ना। 3 टर्म्स है। अभी जितने भी पावर्स में जो भी वैल्यू है, जैसे कि P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल लिख लिया। क्लियर है भाई? सेम चीज है ना फॉर्मूला के, फॉर्मूला में तो वही चीज है ना। तो इसमें क्या होता है, समेशन लिख सकता है या फिर उसको छोड़ भी सकता है, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है, जैसे कि बाइनोमियल में होता था, किसी भी कांस्टेंट टर्म अगर हम लोग को चाहिए, इफ यू वांट टू गेट एनी कांस्टेंट टर्म या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या फिर कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल होता था, वेरिएबल को एक साइड करते ना, है, या इसमें वेरिएबल कौन सा है, जैसे कि एक्स का टर्म हो गया। तो एक काम कर, मेरे को क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म के लिए P Q R का वैल्यू चाहिए। तो 5 फैक्टोरियल, P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, इसमें जो x के टर्म है उसको सेपरेट कर। जैसे कि इसमें पर कांस्टेंट कितना है, 2, तो 2 टू द पावर P होगा। यहाँ पर कितना है, 3, जैसे कि 3 टू द पावर R होगा। तो कांस्टेंट टर्म कितना, वेरिएबल कितना होगा, x टू द पावर P, x टू द पावर -7Q मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर 2R। सही है, मैंने वेरिएबल को अलग कर रहा हूँ, वी आर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको सेपरेट कर रहा हूँ। सो यानी ये जो तीनों टर्म्स है बेस सेम है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, पावर्स अगर तीनों प्लस हो जाता है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x टू द पावर -7Q P -7Q प्लस 2R, ठीक है ना। सही है ना, मतलब जितने भी x के टर्म है बेस सेम है, यानी पावर कितना होगा, पावर में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर x टू द पावर P है, यहाँ पर -7Q है, यहाँ पर 2R है, तो ये तीनों को मैंने प्लस कर दिया। क्लियर है? ओके। नाउ एक और कंडीशन क्या होता है भाई, अगर समेशन है तो समेशन लगा सकते हो। उसमें क्या होता है, जितने भी टर्म्स होते हैं ना, वो ओवरऑल पावर के इक्वल होता है। यानी एक कंडीशन याद रखना, P प्लस Q प्लस R किसके बराबर होगा, 5 के बराबर, मतलब ओवरऑल पावर के बराबर होता है। तो वही से इस टाइप का क्वेश्चन में इसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। सो कांस्टेंट बोलो या फिर कोफिशिएंट बोलो, मेरे को है ना वो हीट एंड ट्रायल मेथड से अभी P Q R का वैल्यू निकालना है, मतलब एक एक वैल्यू देखना है। मतलब ये जो केस होगा ना, देखो कांस्टेंट टर्म यानी क्या होता है, फोकस कर, कांस्टेंट टर्म यानी क्या होता है, एक्स नहीं रहेगा। कांस्टेंट टर्म क्या होता था भाई, सिर्फ ये वाला टर्म आएगा, एक्स के ये एक्स वाला जो भी टर्म है वो नहीं रहेगा, एक्स वाला टर्म, ठीक है ना। एक्स वाला टर्म कैसे यहाँ पर इधर से हट सकता है, हाउ कैन वी रिमूव दिस एक्स वाला टर्म, अगर इसके यहाँ पर 0 होता है, जो बाइनोमियल में भी सिखाया था ना,
ये वाला टर्म अगर जीरो होता है मीन्स मेरे को दो कंडीशन होगा, एक होता है ये कंडीशन और दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये जो P माइनस 7Q प्लस 2R इसका वैल्यू कितना चाहिए, जीरो। वाई जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म के लिए x के पावर में जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा जीरो होता है। वो बाइनोमियल में भी किया था हम लोगों ने, क्लियर। x के पावर में जो भी वैल्यू होता है वो जीरो होता है। सो अभी देख मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, इसको मेरे को देखना है कि एक ये कंडीशन हो गया और दूसरा वाला है क्या, p प्लस क्यू प्लस आर n के बराबर n, यानी कितना 5। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है। कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है, कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ये भी सेटिस्फाई करना है, ये भी सेटिस्फाई करना है। कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है, बोलो बोलो बोलो। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। देख, क्या मैं थोड़ा इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं ना, p प्लस 2R इक्वल्स टू 7Q, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटीज तो लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेटिस्फाई करना होगा। जैसे कि मान ले मैं अगर p का वैल्यू 1 मानता हूं, r का वैल्यू मैं 3 मानता हूं और q का वैल्यू मैं 1 मानता हूं, वो तो दोनों सेटिस्फाई करते हैं ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। यहां पर कितना है 1, 3 2 से कितना है 6 प्लस 1 कितना होता है 7, और यहां पर 7 इंटू 1 कितना होता है भाई 7 ही होता है, ठीक है ना। अरे भाई इन दोनों को सेटिस्फाई करना है, तो p का वैल्यू भी ऐसा कोई मानना है, r का वैल्यू भी मानना है, q भी मानना है। r का वैल्यू अगर 1 पुट करता है ना तो 7 इंटू 1 तो 7 होगा। अगर तुम इधर 3 पुट करते हो ना, 3 2 से कितना होता है 6 और इधर 1, तो 6 प्लस 1 7 होता है ना। ऊपर में देख, क्या ऊपर में देख 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 भी तो आता है ना, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। समझा क्या, क्लियर नहीं है। मतलब ये दो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कांस्टेंट टर्म बोला, कांस्टेंट टर्म यानी क्या होता है x के पावर में जो भी वैल्यू होगा, मैंने पहले x के पावर में जो भी वैल्यू है वो सेपरेट किया, जो भी वैल्यू होगा वो जीरो होगा, ये वाला जीरो होना चाहिए। दूसरा क्या होता है ओवरऑल जो ये जो पावर्स का जो वैल्यू मैंने लिखा है इधर p q r, जो हम लोगों ने सोचा है p q r हो सकता है r1 r2 r3 भी मान सकते हो, ये सारे प्लस करने से ओवरऑल n के बराबर होगा, ठीक है ना। n यानी कितना होता है, n यानी कितना होता है यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करना है, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कभी कभी यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में 2-3 पॉसिबिलिटीज भी हो सकता है, वो हीट एंड ट्रायल मेथड से तुम लोग को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जितने भी वैल्यू होगा p q r सारे पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे। मैंने लिखा था ना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना पावर में, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा तो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5 तक हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके चेक करना है, क्लियर है। तो एक ही केस यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है 2-3 केसेस हो सकता है। मतलब इसका जैसे कि इधर अगर तुम 1 पुट करते हो ना, 3 2 से 6 प्लस 1 7, इधर भी 7 है, और इधर 1 प्लस 1 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है, यानी p का वैल्यू कितना है 1, q का वैल्यू कितना है 1, r का वैल्यू कितना है 3। तो ये दोनों केसेस सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लेंगे, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि और भी एक केस आ गया, मतलब 2 1 4 2 1 0 ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। क्या है केसेस आया और दूसरा कोई केस हो सकता है, तुम ही देखो ऐसा कोई नंबर p q r का ऐसा कोई वैल्यू लेने से क्या वो हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है क्या, आप लोग देख सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन लेंगे इसका, इस टाइप का, उसमें देख लेना पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर तुम्हारा कोई और वैल्यू सोचो, क्या दोनों केसेस सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है क्या, नहीं होता है भाई, तुम लोग निकालो अगर पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर तुम लोग इधर p का वैल्यू 1 पुट करते हो, q का वैल्यू p का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो ना, तो p का वैल्यू 1 पुट करते हो, q का वैल्यू 1 पुट करते हो -7, r का वैल्यू 3 पुट करते हो, 3 2 कितना 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 7 कितना है 0, मतलब x टू द पावर 0 होगा, x टू द पावर 0 होगा। सो यानी जो आंसर हम लोगों का आएगा कितना आएगा इसमें
यहाँ पर 5 फैक्टोरियल होगा, नीचे कितना होगा, p का वैल्यू कितना है 1 फैक्टोरियल, q का वैल्यू कितना है 1 फैक्टोरियल, r का वैल्यू कितना है 3 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर कितना है 1, 3 टू द पावर कितना है भाई r यानी 3 क्यूब। सो आंसर कितना होगा 5 फैक्टोरियल यानी 120, 3 फैक्टोरियल यानी 3 टू द 6 इंटू 2 और 27, बस कैंसिल कर दो इसको। तो जो भी वैल्यू आएगा मतलब 40 इंटू 27, सही है, सही है क्या, 1080 आ रहा है क्या, देख लेना, सही है ना, समझा ना। So coefficient of x to the power 7 in the expansion of, ठीक है, coefficient of x to the power 7 in the expansion of, देखो क्या होता है भाई, इसमें कोफिशिएंट ढूंढना है, इसमें कोफिशिएंट ढूंढना है। तो एक तो होता है समेशन लगा के तुम लोग देख सकते हो, अगर ब्रेक करते हो तो ये n है यानी 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। तो नीचे में क्या, यहाँ पर क्या होगा भाई, एक मिनट, ये 10 फैक्टोरियल है, ओके, दिस इज योर 10 फैक्टोरियल। तो 1 टू द पावर कितना है, 3 टर्म्स है। जनरली देखो क्वेश्चन में क्या होता है ना, मैक्सिमम केस में 3 या 4 टर्म्स ही देते हैं, और कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम 3 होता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं 2 टर्म्स मिला के, मतलब इधर कुछ टर्म होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऊपर में पावर कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे जिसमें पूरा हर एक टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। देखो, सो 1 टू द पावर p, 3x टू द पावर q, और इधर कितना है -2x³ टू द पावर r, सही है ना, जैसे लिखा था वही तो है ना फॉर्मूला, ठीक है ना। पर कम टर्म्स है ना, तो p q r से डील कर ले, r1 r2 कैसा लगता है ना, सही है। अभी देख समेशन जो भी वैल्यू है, तो मेरे को क्या चाहिए भाई, कोफिशिएंट चाहिए किसी का, तो x का टर्म को सेपरेट कर दे, p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। 1 टू द पावर p लिखने का जरूरत नहीं है, 3 टू द पावर q, -2 टू द पावर r, और बाकी वेरिएबल कितना होगा, इधर देख, इधर कितना आएगा x टू द पावर q, इधर कितना आएगा x टू द पावर 3r, दोनों क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्लियर। इधर कितना होगा x टू द पावर, अरे 1 टू द पावर समथिंग तो 1 ही होता है, 3 टू द पावर q है, -2 टू द पावर r है, x टू द पावर q, और इधर x टू द पावर 3r, सो बेस सेम है, पावर क्या होता है प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 केसेस होगा, यहाँ पर 2 केसेस होगा। फर्स्ट केस क्या होता है, इसमें एक बात होता है कि p प्लस q प्लस r दोनों n के इक्वल होता है, n यानी 10 होता है, मतलब 2 केसेस पॉसिबल है। एक होता है p प्लस q प्लस r 10 के इक्वल, और दूसरा कितना होता है भाई, दूसरा कितना होता है q प्लस 3r, x के पावर में कितना वैल्यू होगा, ये जो कोफिशिएंट है कितना है भाई 7 है ना, 7 है ना, 7। अभी देख मेरे को केसेस चाहिए, लास्ट क्वेश्चन में एक ही केस बना था, हर एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक से ज्यादा भी केस हो सकता है, एक से ज्यादा भी केस हो सकता है। तो फोकस कर, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देखो, तो अगर मैं r को 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, देख अभी देख इसमें फोकस कर, r का वैल्यू अगर 0 लेता हूं, r का वैल्यू अगर 0 है, तो इसमें मैंने इसको टारगेट किया पहले, क्योंकि ये 2 टर्म्स है ना यहाँ पर, इट विल बी इजियर फॉर यू। आज जो देखना बाद में उठाना, इधर देख क्यूरिक, r का वैल्यू 0 है, सो q का वैल्यू कितना होगा 7 होगा ना। अभी देख नीलू, देख r का वैल्यू 0 है, q का वैल्यू कितना होगा भाई 7 होगा। अभी देख r का वैल्यू 0, q का वैल्यू 7, तो p का वैल्यू कितना होगा 10 बोला था क्या देख फिर से देख, r का वैल्यू 0, तो q का वैल्यू कितना होगा, डेफिनेटली 7 ही होगा, 7 प्लस 0 यानी 7। इधर ये भी सेटिस्फाई करना है, इधर 0 आ गया, इधर 7 आ गया, तो p का वैल्यू डेफिनेटली क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। ये एक केस हो गया, ये एक केस हो गया। और दूसरा केस तुम बताओ क्या हो सकता है, r को थोड़ा बढ़ा ले, अगर r का वैल्यू 1 पुट करता हूं ना, ये देख अगर इधर 1 होता है ना, देख तो q प्लस 3 इक्वल्स टू 7, यानी q का वैल्यू कितना है 4, 4 प्लस 1 4 प्लस 1 5 चला गया, और कितना होगा 5। अभी इसको 2 कर दे,
ये केस 1 केस 2, ये केस 1 ये केस 2, इधर अगर 2 होता है ना तो q प्लस 3 2 सा कितना होता है 6, 7 माइनस 6 कितना है भाई 1, ठीक है ना। सो 2 प्लस 1 यानी 3, 2 प्लस 1 3 यानी 7। और केस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, अगर तुम इधर पुट करते हो ना 4 3 जा 12 हो जाएगा, आर का वैल्यू अगर 4 पुट करोगे 4 3 जा 12 तो पी क्यू का वैल्यू कितना, सॉरी अगर 3 पुट करोगे ना 3 3 जा 9, सो क्यू का वैल्यू 7 माइनस 9 क्या होगा -2, नेगेटिव नहीं होगा, ऊपर में जितने भी पावर्स है वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर्स होगा, समझे क्या, क्लियर, सॉर्टेड। अभी देखो भाई देखो, अभी तेरे को क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, कोफिशिएंट, यहां तक उठाया, जल्दी कर, और भी टॉपिक्स करना है मेरे को। हाँ? देखो सो आंसर अभी देखते हैं। देख इसमें क्या है, मेरे को x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। सो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, अगर तुम लोग इधर देखो तो ये केस हो गया, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस। अगर इधर पुट करते हो ना, अगर इधर q का वैल्यू 3 सेटिस्फाई तो करेगा ना, q का वैल्यू 7 है और r का वैल्यू 0 है, x टू द पावर 7, ठीक है ना। मेरे को x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो फर्स्ट केस अगर इधर पुट करोगे ना, इसमें ये होता है कोफिशिएंट, यानी 10 फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 3 टू द पावर कितना है भाई 7, -2 टू द पावर कितना है 0, फर्स्ट केस, प्लस एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते। सो या फिर सेकंड वाला केस पुट कर, 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल जो भी है लिख लेते हो, और 3 टू द पावर q यानी 4 -2 टू द पावर 1। एक और क्या आएगा, थर्ड केस आएगा। थर्ड केस क्या होता है भाई, 10 फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 टू द पावर q यानी 3 टू द पावर 1, -2 टू द पावर r कितना है 2 है। इन तीनों को सॉल्व करके आंसर लिख लो अभी, 62640 है, 62640, ठीक है, 62640 सॉल्व करना है बस, 62640। एक बात लिखो लास्ट में, हो गया ना। अरे भाई इसमें प्लस कर देना है, इसमें जाके पुट करना है और प्लस करना है बस, ठीक है, सारे केस इसमें प्लस करना है। मैंने समेशन दिया था ना, 3 केस आ रहा है, तीनों केस प्लस करना है। पिछले वाला क्वेश्चन में एक ही केस आया था, होगा ना तुम लोग से। अभी ये देख, तूने जो क्वेश्चन दिया था ना इसी टाइप का ना, अभी 1 + x + x², ये समेशन, ये आपको से लेंगे लास्ट क्लास। एक बात लिखो, नोट करके लिखो, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इज ऑब्टेन्ड by putting all the x equal to 1. Sum of all the coefficients is obtained by putting all the x equals to 1. All the x equals to 1 क्या है, क्वेश्चन में तुमको पूछ, अगर इफ दे आस्क यू कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स चाहिए इन केस ऑफ मल्टीनोमियल, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन देखो, बेसिक सा क्वेश्चन है कि उसका जो हायर अप्रोच होगा हम देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन x² + x -3 टू द पावर 319,
टू द पावर 319। ठीक है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें? क्या तो 10 मिनट 5 मिनट देख। So sum of all the coefficients they have told you कि sum of all the coefficients बोला है, मतलब अगर तुमको इसको एक्सपेंड करोगे ना, जितने भी कोफिशिएंट्स होगा उन सबको साम करने से कितना होगा, तो डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पुट करोगे, x इक्वल्स टू 1 पुट कर देना। सो कितना होता है भाई 1 + 1 - 3 टू द पावर 319, यानी 2 - 3 - 1 टू द पावर 319, आंसर कितना होगा -1। ठीक है ना। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स पूछा है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो x का वैल्यू जस्ट 1 पुट कर देना, x का वैल्यू जस्ट 1 पुट कर देना। ठीक है, कोफिशिएंट्स का सम पूछा है। ठीक है, यहां तक है मल्टीनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, और 2 टॉपिक्स है। ठीक है, एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, लेकिन वो रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता अभी जो टॉपिक करवाऊंगा, इरेशनल टर्म्स और रेशनल टर्म्स। तो टॉपिक लिखो इरेशनल टर्म्स एंड रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म्स एंड इरेशनल टर्म, ऐसे लिखो रेशनल टर्म्स। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेशनल एंड इरेशनल टर्म्स। ठीक है ना, रेशनल टर्म्स या फिर तुमको क्वेश्चन में इंटीग्रल टर्म्स भी दे सकते हैं, और इरेशनल टर्म्स क्या होते हैं भाई, इरेशनल टर्म्स यानी जो रेशनल नंबर नहीं होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस नंबर ऑफ रेशनल। सो एक एग्जांपल लेके बोलता हूं, मतलब इसमें रेशनल और इंटीग्रल टर्म्स अगर बोलता है ना तो सेम आपको लगाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि किसी भी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स चाहिए, जैसे कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि अगर तुम्हारे ऐसा होता है 9 टू द पावर 1/2, या फिर मान लो कि 9 टू द पावर 1/3 प्लस 5 टू द पावर 1/4 टू द पावर से 500, तुमको क्या करना है, ये दो वैल्यू, कौन सा, ये दो वैल्यू पहले प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना है। सो 9 को कैसे लिखे हुए, 3 स्क्वायर यानी 3 टू द पावर 2/3, और 5 टू द पावर 1/4 जैसा है ऐसा ही है, पावर में कितना है 500। क्लियर है। दीज टू नंबर शुड बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर नहीं है तुमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और हमेशा याद रखो क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, ये दो वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में होता है। ठीक है ना, तो अगर 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, तो 3 टू द पावर 2/3, 5 टू द पावर 1/4। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है, देवश्री देख, इधर देख, ये दो वैल्यू ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 3 एंड 5 आर ऑलरेडी प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर वो दोनों प्राइम नंबर है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर में कितना है पावर 1/2 एंड 1/4। ठीक है ना, ये जो डिनोमिनेटर में देखोगे ना, डिनोमिनेटर का मेरे को एलसीएम करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम, 2 एंड 4 का क्या करना है एलसीएम। अगर ऐसा होता 2/3, एक दूसरा टर्म है 1/4, 2/3 एंड 1/4, ऊपर में क्या वैल्यू है मैटर नहीं करता, किसका एलसीएम करोगे, फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू है डिनोमिनेटर का, मतलब 3 एंड 4 का एलसीएम करना है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये दोनों वैल्यू प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर प्राइम नंबर है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू है, फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू है पावर में, डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम करना है। अगर इधर 2/3 एंड 1/4 है तो तुमको डाउट हो सकता है 2 का क्या होगा, 2 का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस डिनोमिनेटर में फोकस करना है उस पर। इधर कितना होगा, 2 एंड 4 का एलसीएम करोगे तो कितना होता है भाई, 4 होता है ना, 4 होता है ना। अभी नेक्स्ट ये सेकंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट तुमको क्या करना है, ऊपर में जो भी पावर है उसको डिवाइड करना है, ये जो एलसीएम का वैल्यू है उसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से रिजल्ट क्या होता है, और एक और बात, उसे बॉक्स फंक्शन भी लेना है। ठीक है, सो डिवाइड करने से कितने होते हैं भाई, देख 4 1 4 5 6 4 7 20, 170 होता है ना, 170 होता है ना। बॉक्स फंक्शन क्या होता है, जैसे कि 170.3 हो गया, इसका आंसर कितना होता है 170, मतलब 170.3 किन दो इंटीजर के बीच लाई करता है, 170 और 171, लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर होगा वही रिजल्ट है। और अगर इंटीजर वैल्यू आता है
इंटीजर वैल्यू आता है तो डायरेक्टली वही रिजल्ट होगा। सो इसमें ये इस स्टेप में जो भी आंसर होगा, इस स्टेप में जो भी आंसर होगा, या तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा इस स्टेप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स या फिर नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, आइदर योर आंसर विल बी 170 या फिर एक प्लस करना है। कितना हो सकता है? 171। एक हो सकता है पॉसिबिलिटी, आइदर इट विल बी 170 और इट विल बी 171। कौन सा टर्म होगा उसके लिए एक और स्टेप करना है। मतलब बॉक्स फंक्शन में जो आंसर है वही हो सकता है या फिर +1 का होगा, ठीक है ना। उसके लिए तुमको जनरल टर्म देखना है। इसका जनरल टर्म क्या होगा भाई? NCR यानी 680 CR, ठीक है ना, x टू द पावर यानी 3 टू द पावर हाफ टू द पावर 680 माइनस r, y टू द पावर r मीन्स 5 टू द पावर 1/4 टू द पावर r। ये होगा ना जनरल टर्म, NCR x टू द पावर n माइनस r, y टू द पावर r। सो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 680 CR 3 टू द पावर 680 माइनस r बाई 2 5 टू द पावर r बाई 4। एक बात याद रखना, इसमें जो भी वैल्यू आएगा ना तुम्हारा डिसाइडिंग ये होगा या फिर ये आंसर, ये रिजल्ट तुमको डिसाइडिंग होगा, मतलब ये डिसाइड करेगा। कैसे भाई? देखो तुमको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, r का वैल्यू 0 पुट करना है। r का वैल्यू 0 पुट करने से अगर ये दोनों वैल्यू, r का वैल्यू 0 पुट करने से अगर ये दोनों वैल्यू होल नंबर आता है, क्या आता है? होल नंबर। अगर ये पावर में जो भी वैल्यू है होल नंबर आता है तो बॉक्स फंक्शन में जो भी आंसर आया था इसके साथ +1 यानी 171 आंसर होगा, ठीक है। r का वैल्यू 0 पुट करने से इन दो पोजीशन पे पावर में जो भी वैल्यू है अगर दोनों पे होल नंबर आता है तो बॉक्स फंक्शन में जो भी रिजल्ट आया था उसके साथ +1 करोगे। अगर होल नंबर नहीं आता किसी एक पे तो कितना होगा आंसर? वो जो बॉक्स फंक्शन में आया 170 वही आंसर होगा। क्लियर है? तो देख यहाँ पर हमेशा r/4 अगर 0 पुट करोगे ये हमेशा 0 ही होगा, वो हमेशा होल नंबर आता है। तो डिसाइडिंग कौन सा होता है? ये वाला 680 माइनस 0/2 यानी 680/2 डिवाइड करने से तो एक्जेक्टली डिविजिबल होता है 340, ऐसा कुछ 340 आएगा, ठीक है ना, यानी एक्जेक्टली डिविजिबल। इधर देख कौन आया उसको छोड़, 680/2 यानी कितना होता है? 340 होता है, ठीक है ना, वो एक्जेक्टली डिविजिबल है। तो एक्जेक्टली डिविजिबल यानी होल नंबर है यानी आंसर कितना होगा? 171 आंसर होगा, मतलब +1 करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ, ठीक है ना। होल नंबर आया यानी इसके साथ जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आया उसके साथ +1 करना है बस। तो आंसर कितना होगा? अभी +1 करने से कितना होगा आंसर? 171। तो आंसर कितना होगा? 171। क्लियर है? आंसर कितना होगा? 171 बस। ओके, क्लियर है? सो अगर तुमको इंटीग्रल टर्म्स बोलता है या फिर रैशनल टर्म्स बोलता है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। देखो, you have to find the number of irrational terms, in the binomial expansion, number of irrational terms in the binomial expansion एक मिनट, number of irrational terms in the binomial expansion of 9 to the power 1/4 plus 8 to the power 1/6 9 to the power 1/4 plus 8 to the power 1/6 to the power 1000 is dash। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स चाहिए। इरेशनल टर्म्स क्या होता है? इरेशनल टर्म्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस टोटल रेशनल टर्म्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस टोटल टर्म्स माइनस नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, ठीक है। सो रेशनल टर्म्स कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए ना। क्या प्राइम नंबर है? नहीं है ना, तो प्राइम नंबर पे एक्सप्रेस कर 3 स्क्वायर टू द पावर 1/4 प्लस 2 क्यूब टू द पावर 1/6 होल के पावर में कितना है?
कितने 1000, यानी 3 टू द पावर 2/4 यानी हाफ, 2 टू द पावर 3/6 यानी हाफ। सही है? हाँ, अभी दोनों प्राइम नंबर आ गया ना। अभी एलसीएम करना है, किसका एलसीएम करना है? और ऊपर में जो भी पावर है 1/2 और 1/2 में डिनोमिनेटर का, सो 2,2 एलसीएम करने से कितना आएगा? 2 ही तो आएगा ना। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू करना है, 1000/2 कितना है? 500। कितना है? 500। यानी नंबर ऑफ जो रेशनल टर्म्स होगा, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितना हो सकता है? आइदर 500 होगा या फिर 501 होगा। आइदर 500 होगा या फिर 501 होगा। अभी देख, अगर जनरल टर्म हम लोग को लिखना है, जनरल टर्म लिखने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हो। NCR ये टू द पावर n-r और 2 टू द पावर हाफ r, ये वैल्यू लिखने से भी डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब 3 टू द पावर 1000 - r/2 और 2 टू द पावर r/2 1000 CR। मैंने बोला था ये लिखने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि r का वैल्यू क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे। सही है? देख इधर देख, r का वैल्यू 0 पुट करोगे, तो r का वैल्यू अगर तू 0 पुट करते हैं ना, तो ये वाला तो हमेशा होल नंबर ही आता है ना, इसको देखना है। देख तो 0 पुट करने से कितना होता है? 1000/2, 1000 इज डिविजिबल बाई 2, मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 500। एक होल नंबर आता है ना, होल नंबर आएगा ना, तो जो भी आंसर आता है उसके साथ +1 करना है। तो +1 करने से आंसर कितना होगा? 501। मगर इस क्वेश्चन में अगर वो लोग पूछ, इफ दे आस्क यू कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, तो आंसर कितना होता? 500। बट क्या पूछा है वो लोगों ने? टोटल इरेशनल टर्म्स। इरेशनल टर्म्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस रेशनल। अभी देख टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, पावर में वैल्यू कितना है, टोटल पावर में कितना है? 1000 है ना। तो अगर बाइनोमियल में नंबर ऑफ पावर में n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है? n+1। तो टोटल पावर अगर 1000 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है? 1001 माइनस कितना करोगे? टोटल नंबर ऑफ रेशनल। टोटल नंबर ऑफ रेशनल कितना आया? 501। सो टोटल नंबर ऑफ इरेशनल कितना होगा? माइनस कर दो भाई 500। क्लियर? सो यह तक है। बाकी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाला क्वेश्चन है।